नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र हो रहा विकसित। विकास, स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। डीएम चमोली से लगातार इसके लिए फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं गैरसैंण विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। जन भावनाओं के अनुरूप ढांचागत विकास पर सीएम का जोर है। गैरसैंण में रिक्त उपजिलाधिकारी के पद पर भी नई तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैरसैंण विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा हो रही है। डीएम चमोली से लगातार इसकी समीक्षा ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर योगेश आर्य जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि गैरसैंण का विकास हो रहा है और इस पर पैनी नजर सीएम की है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र में विकास किया जा रहा है और विकसित किया जा रहा है उसको स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहाँ की पल पल की अपडेट जो है वो फीडबैक जो है लेते नजर आ रहे हैं। डीएम चमोली से लगातार इसके चलते फीडबैक लिया जा रहा है और डीएम चमोली भी लगातार वहां पर जाकर के जो विकास कार्य हो रहे हैं उन विकास कार्यों को लेकर के लगातार अपडेटेड हैं और वहाँ कनेक्शन कर रहे हैं और वहां पर जिस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं उन कनेक्शन करने के बाद जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज रहे हैं और शासन उस रिपोर्ट को बड़ी गहनता से नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जिस तरह से देखा जाए गैरसैंण में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का ढांचागत विकास जो है वो किया जा रहा है, उस पर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोर है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वहाँ के जो विकास होंगे वो जो है आने वाले कल के लिए बेहतर होंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मांग उठती आई है कि जो गैरसैंण है उसको स्थायी राजधानी जो है उत्तराखंड की बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर जब विकास कार्य पूर्ण होंगे उसके बाद जो है सरकार इस पर फैसला ले सकती है कि आखिरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण को कब तक बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वहां पर मीडिया सेंटर की बात हो, तमाम विभागों की बात हो, तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। जब वो बेहतर तरीके से पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद सरकार जो है आगे का फैसला लेती हुई भी नजर आएगी। जी योगेश, जिस तरीके से एक खबर ये भी है कि उपजिलाधिकारी की तैनाती की गई है, इस पर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल उपजिलाधिकारी की वहां पर तैनाती नहीं थी और लंबे समय से उसको लेकर के मांग भी चली आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है और ऐसे में वहां पर उपजिलाधिकारी की तैनाती नहीं थी, तो लंबे समय से इसकी मांग थी। और वहां पर जिस तरह से पालिका के चुनाव में जो है जो अध्यक्ष पद पर जीते थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो है जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक वहाँ उनका एक एसडीएम की तैनाती नहीं होगी। तो लेकिन वो लगातार तस्वीरें भी सामने आई थी कि वो स्टूल पर बैठकर जो है अपने काम काजों को देख रहे थे, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने इसका फैसला लिया और वहां पर जो है एसडीएम की तैनाती की है। और अब एसडीएम की तैनाती हो गई तो निश्चित तौर पर वहाँ के विकास कार्य और जो जनता के सवाल हैं, जनता की शिकायतें हैं, उन पर काम भी होना निश्चित होगा। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि कल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, कल से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र जो है वो शुरू होगा और इसी के साथ ही बजट सत्र को लेकर के तमाम तैयारियां वो कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से भी बैठक की गई, उन्होंने भी तमाम तैयारियां जांची किस तरीके की तैयारियां हैं और जरूरी दिशा निर्देश देने के काम भी किए। वहीं जिस तरीके से क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी वो शुरू हो रही है, तो ऐसे में बच्चों को ट्रैफिक में ना फंसे और इसी के साथ ही बच्चों को कोई परेशानी ना हो, वो परीक्षा के लिए देरी ना उन्हें हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के भी दिशा निर्देश जो है विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से दिए गए हैं और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक-चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वहीं इस बार की अगर सत्र की बात की जाए तो सत्र के अंदर भी बिना प्रयास के कोई भी एंट्री जो है वो नहीं होगी और इसी के साथ ही विधायकों को मोबाइल फोन अंदर जो है वो ले जाने की अनुमति नहीं है।
तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जो है सत्र को लेकर के की गई है। इसी के साथ ही 521 सवाल जो है वो इस बार 30 विधायकों की तरफ से सत्र में लगाए गए हैं, तो जिससे कि सत्र के हंगामेदार रहने के लिए आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही बजट इस बार अनुमानित है कि 95,000 करोड़ से अधिक का जो बजट जो इस बार विधानसभा के पटल पर सरकार जो है वो रख सकती है। तो इसी के साथ ही इसके अलावा कई और अन्य प्रस्ताव भी इस सत्र में आ सकते हैं, जिसमें कि भू कानून को लेकर के भी माना जा रहा है कि भू कानून को लेकर के भी प्रस्ताव जो है विधानसभा के पटल पर जो है प्रस्ताव रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार कहा कि सख्त भू कानून बजट सत्र में लाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सत्र जो है वो रहेगा और ऐसे में क्या कुछ इस बार के सत्र में विशेष देखने को मिलता है और बजट में क्या कुछ विशेष प्रावधान इस बार सेक्टर के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि भू कानून भी इस पटल पर रखा जा सकता है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो क्या कुछ मुद्दे उठा सकते हैं सरकार को घेरने के लिए? जी प्रिय, बिल्कुल देखिए, विपक्षी दल की बात की जाए तो लगातार विपक्षी दल सब्सिडी को लेकर के भी सवाल खड़े करता है और वही जो मुद्दे हैं इस वक्त सबसे अधिक जो मुद्दा वो स्मार्ट मीटर को लेकर के है। अब स्मार्ट मीटर को लेकर के क्या कुछ है विपक्षी दल का रुख विधानसभा के अंदर रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा अन्य क्या कुछ मुद्दे जो है विपक्षी दल उठाएगा, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का मांगे पूरी न करने का आश्वासन देने पर अब सब्र का बांध टूट गया है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह के निर्देश पर प्रदेश के हजारों गुरिल्ले आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। महाआंदोलन को लेकर रविवार को चंपावत गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली के नेतृत्व में चंपावत जिले के सैकड़ों गुरिल्ला देहरादून को रवाना हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। संगठन जिला अध्यक्ष बगोली ने कहा कि इस बार गुरिल्ला करो या मरो का नारा लेकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए हैं। हो गया आंदोलन करते करते 19-20 साल हो गए हैं कि हमें सफलता लगातार सरकार हमको गुमराह करते आ रही है। कभी कह रही है कि तुमको इस विभाग में लिया जाएगा, कभी कह रही है 10 दिन का समय दे रही है, कभी 48 घंटे का समय दे रही है, मगर हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को लगातार गुमराह कर दिया जा रहा है। हमारे कितने गुरिल्ला लोग जो है चले गए हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि इस समय जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग देहरादून से उठेंगे नहीं। अपनी मांग को लेकर किसी हाल में भी अपनी मांग को लेकर के आएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ पर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएंगे। और हम लोगों की यह मांग है कि 3 सूत्रीय मांग है, जिसकी उम्र है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो आश्रित है उसको उसके आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो जवान है जो बुजुर्ग है उसको भी कुछ आर्थिक उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोगों की 3 सूत्रीय मांग है। हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। और लगातार सीएम से हमने 365 बार मैंने ज्ञापन दे दिया है, मगर उस ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो हम शरीर से भी अस्वस्थ हो गए हैं, फिर भी हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे और गुरिल्लाओं के शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक यह आंदोलन करते रहेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। आंदोलन हमारा 2006 से है। 2000 ये नया आंदोलन जो हमारा 17 तारीख से है, 17 फरवरी से है, जो 17 फरवरी 2 तारीख से 17 तारीख से है। और हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाएंगे। अगर हम लोगों को वहाँ पर अपने प्राण भी निछावर करने पड़ेंगे तो हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुछ गुरिल्ला भाई ऐसे भी हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमें 75% तो हमें बर्बाद कर दिया है, 25% बचा हुआ है, हम 25% भी अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि गुरिल्लाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सीएम आवास कूच करने की चेतावनी दी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी मैं बताना चाहूंगा, जो एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ले हैं उत्तराखंड के हजारों की संख्या में जो इनकी तादाद है, तो इनके द्वारा जो पिछले 18 वर्षों से नौकरी, पेंशन वो अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार उन्हें आश्वासन दिया गया, मांग पूरी नहीं की गई। तो जिसको लेकर जो है आज गुरिल्ले सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं, जिसमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में गुरिल्ले आज सीएम आवास कूच करेंगे। तो इसी महाआंदोलन को लेकर जो चंपावत
से गुरिल्ला संगठन है, गुरिल्ले हैं, सैकड़ों की संख्या में जो उनके जिलाध्यक्ष हैं ललित बगोली के नेतृत्व में देहरादून पहुंच चुके हैं, जो आज जो है इस महाआंदोलन को की शुरुआत करेंगे, जो है एक बार जो है सीएम आवास को घेरेंगे। जी लक्ष्मण, जिस तरीके से सीएम आवास कूच करने का इनने ऐलान किया है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ तैयारी की गई है? जी, जो हजारों की संख्या में जो गुरिल्ले हैं, तो गुरिल्ले की तादाद को देखते हुए सरकार भी अलर्ट है, तो उनके द्वारा कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरे पुलिस के सुरक्षा के जो पूरे बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं वहाँ जो है, तो इसको लेकर सरकार भी जो है अलर्ट है। लेकिन गुरिल्ले जो है इस बार करो या मरो का नारा लेकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है इस महाआंदोलन को करेंगे। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे आंदोलन से नहीं हटेंगे, चाहे सरकार कोई भी दमन का नीति अपनाए, चाहे कुछ भी करे, वो वहाँ से हिलने वाले नहीं है। जी, इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है? धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की द्विवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संदीप रावत ने किया। इस मौके पर चमोली के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। अधिवेशन में पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, इसी के साथ जिसमें राकेश सिंह नेगी को अध्यक्ष, तनुजा बिष्ट को वरिष्ठ अध्यक्ष और अमित कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी जल्द ही साइबर पुलिस स्टेशन खोल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे साइबर अपराध की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, एक थाने का स्टैंडर्ड नियंत्रण होता है, तो थाने खुलेंगे तो मैन पावर भी साथ में आएगा उसमें। नहीं, अभी जो ऑलरेडी देहरादून हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, इसके अतिरिक्त देहरादून में 1930 हेल्पलाइन है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए और कुछ और जो हमारी टिप लाइन है, इन प्रकरणों के लिए 25 कर्मचारी अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, और 25 चारधाम यात्रा के फेज़ 2 के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं। तो 50 अतिरिक्त कर्मचारी आ जाएंगे तो हम और बेहतर तरीके से काम होगा। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव में खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने बदमाशों को बुलाकर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट करते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग की। वहीं मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि खेत की मेड़ में पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग की भी खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हमने देखे कि लगातार ही जो हरिद्वार में क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि
लगातार जो विभाग की पुलिस से अपराधियों के एनकाउंटर का उनको जो है मात भी दे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जगह के एक के बाद एक नया मामला सामने आता है तो उससे ये पता चलता है कि हिजबुत क्राइम का जो ग्राफ है लगातार उससे बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ताजा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गाँव का है, जहाँ खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना जबरदस्त था कि दोनों के बीच लाठी डंडे चलने लगे, जिसके बाद एक पक्ष ने कुछ बाहर के लोगों को बुलाकर जो है घर में घुसकर गोली भी चलाई, हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पे पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल पाई है उससे पता चला है कि 3 गाड़ियों में जो है बाहरी लोग आए थे, जिन लोगों ने गांव में आकर गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग की और लाठी डंडों से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर हमला भी किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें बाहर के लोग आए थे, जिनके द्वारा बुलाए गए थे, उनके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर ग्राम एटन बाग में अचानक हाई वोल्टेज बिजली आने से घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए, जिसको लेकर लोगों ने बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि ये सब बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। 5 से 6 घरों में टीवी, फ्रिज, इंडक्शन, वॉशिंग मशीन समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। सर रात में लाइट शायद ज़्यादा आई है फेज में, उस वजह से जो है हमारा ये फ्रिज ये ख़त्म हो गया। उधर जो है किचन में इंडक्शन था वो भी बोल गया है, और बाकी ऊपर वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ किराएदारों के यहाँ पे। तो बल्ब भी थे, बल्ब फ्यूज़ हुए हैं, इनका पीसी और वॉशिंग मशीन। अभी तो जानकारी में करीब 5-6 घरों का आया है। इन्हें पहले भी है, हम बोल चुके हैं कई बार कि यहाँ पर जो है सिंगल फेस में जाएगा। ये तो सुबह जो है वो फेस नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो हमने देखा उसमें तो हमारा जो स्विच बोर्ड था वही पूरा फूका हुआ था। फिर हमने देखा शायद जो है वो स्विच बोर्ड की वजह से, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी उस टाइम, तो पता नहीं चला। बाद में जब लाइट आई सही से तब हमने जो है देखा तो फ्रिज हमारा बंद पड़ा हुआ है। हमारा तो आप ये मान के चलिए कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान से। इलम, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि अचानक बिजली आने से लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, ये मामला विकासनगर के हरबटपुर एटन बाग ग्रामीण क्षेत्र का है। तो ग्रामीणों ने पहले भी इसकी विभाग को कई बार शिकायत करी। वहाँ पर सिंगल फेस जा रहा है, जो लाइट कभी कम आती है कभी ज्यादा आती है। तो कल रात को अचानक से लाइट ज्यादा आई। सुबह जब लोग उठे तो देखा उनके कई उपकरण फूके हुए थे जी। तो जिसको लेकर के कि उन्होंने क्षेत्रीय पटवारी को भी इसकी रिपोर्ट करी है। तो क्षेत्रीय पटवारी का भी कहना है कि इस बारे में विभाग को जो है जल्द एक रिपोर्ट बना के भेजी जाएगी, ताकि जो लोगों का नुकसान हो रखा है, करीब आधा दर्जन से अधिक लोग है जिनके घरों में नुकसान हुआ है, तो उनको इसका उचित मुआवजा दिलाने की प्रयास किए जाए। जी इलम, जिस तरीके से आपने बताया कि ये रिपोर्ट भेजी जाएगी, ऐसे में जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है बिजली विभाग पर, तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कुछ कहना है, उनका कुछ बयान इस मामले में सामने आया है? अभी कोई बयान सामने नहीं आया। कल संडे होने की वजह से उनसे वार्ता नहीं हो पाई इस बारे में, और आज जो है क्या इसमें आगे अपडेट आती है, तो अब तक यही अभी अपडेट है कि उनको इसका जो मुआवजा है वो बना के भेजा जाए। जी धन्यवाद इलम सिंह हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ मसूरी की ओर से मसूरी के वन विकास प्रांगण में लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। साथ ही अन्य मांगों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें लागू किया जाए। नैना पांडे, वन बीट अधिकारी संघ मसूरी उपाध्यक्ष।
सर, जैसे अध्यक्ष सर ने बताया कि एक तो ये वन दरोगा जो नियमावली है उसमें जो संशोधन हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो पुरानी नियमावली 2016 वाली वो लागू की जाए। और साथ ही एक स्टार पर बात हुई थी कि हमारे वर्दी में जो एक स्टार होना चाहिए, जो कि हमें मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि ये हम वन बीट अधिकारी हैं या फिर ये कोई ड्राइवर है या फिर इस तरीके की कोई भी एक अभी तक हमारी नियमावली में कुछ देखा नहीं गया है, मतलब कि अच्छे से। तो इसके लिए भी हम एक स्टार की माँग कर रहे हैं। और अभी जैसे अभी वर्तमान में अभी हमारा फायर सीज़न है। हम जानते हैं कि हम लोग जो है वन विभाग की एक रीढ़ हैं, लेकिन हमारी जो है हमें पता ही नहीं है कि हमारा कब हम दरोगा बनेंगे। एक क्योंकि हर कोई जब भी कोई काम करता है तो उसको किसी न किसी चीज़ का बेनिफिट भी हो, तो वो उससे फिर बहुत अच्छे से काम करता है। हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छे से हम उसमें काम करें। तो यदि हमें पता हो कि कब हमारा प्रमोशन होगा या कैसे, क्योंकि बहुत हमारे साथ के कई लोग हैं जिनका अभी तक जो है कई साल हो चुके हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इस पर भी हमारा जो है एक मुख्य ज़ोर है कि हम जो है इस वजह से जो है इस धरना पे। सर, हम उम्मीद तो यही है कि हम लगे रहें और जब तक शासन नहीं मानती, हम जो है सभी एकता के साथ अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करें। मैं अमित सिंह कैंतुरा, अध्यक्ष वन बीट अधिकारी संघ मसूरी वन प्रभाग मसूरी। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी 2016 नियमावली वन दरोगा जो 2016 नियमावली है, उसमें परिवर्तन किया गया था कैबिनेट में। तो इसमें हमारा सबसे पहले 100% प्रमोशन होता था, उससे पहले 2016 से पहले। अब 33.33% हमारा डायरेक्ट भर्ती आती है और 66.67% हमारा प्रमोशन होता है। लेकिन लोगों को, जो हमारे सदस्य हैं वन बीट अधिकारी के, 10-10, 12-12 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हमारा मेन मुद्दा है कि 2016 नियमावली जो वन दरोगा की है, इसे पुनः इसको लागू किया जाए। देखिए, रही सरकार कोई मांगों की मानने और ना मानने की बात, तो हमारा धरना और विरोध प्रदर्शन शासन और प्रशासन स्तर का मामला है। हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को संज्ञान ले और उसमें हमारी मांगों को ध्यान से सोचे कि हम एक वन बीट अधिकारी अपने जीवन भर एक प्रमोशन पाने के लिए वो रहता है, आतुर रहता है, और हमारा समय पर प्रमोशन ना हो पाना तो हमारे मनोबल को भी गिराता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि शासन इस प्रकार हमारी मांगों को अमल में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।